लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच में यह बात अक्सर बोली जाती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कुछ ऐसा होता। अगर अंग्रेज प्लासी ना जीतते तो शायद हिंदुस्तान पर उनका कभी कब्जा नहीं होता। अगर 1761 में मराठे ना हारते तो शायद वो पूरी तरह देश पर लंबे समय तक अपना हुक्म चलाते। ऐसे ही अगर अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई ना जीतता तो शायद आज मुगलों के बारे में हम इतना ज्यादा ना पढ़ रहे होते। अब जाहिर है कि पानीपत की इस दूसरी लड़ाई का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। वैसे तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में और मध्यकाल से आधुनिक काल की शुरुआत के दौर में पानीपत में 3 जंगें लड़ी गई। पहली जंग ने मुगलों के भारत आने का रास्ता साफ किया और दिल्ली में मुगल शासन की स्थापना की। तीसरी जंग ने भारत की सबसे बड़ी मराठा ताकत को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी लड़ाई का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी लड़ाई ने मुगलों को वापस दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था और यह तय कर दिया था कि लंबे समय तक भारत पर मुगलों का शासन रहेगा। इस लड़ाई को लड़ा था अकबर ने सिर्फ 14 साल की उम्र में और जीत भी उसी की हुई थी। जिसको उसने हराया वो दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला आखिरी हिंदू राजा था जिसका नाम था हेमू। लेकिन इस लड़ाई में हार जीत का फैसला बहुत मुश्किल से हुआ था। आज कहानी जानेंगे इसी पानीपत की लड़ाई की। आखिर क्यों हुई थी ये लड़ाई और क्या सचमुच अकबर ने हेमू का कत्ल किया था? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप फिटनेस को लेकर थोड़े भी कॉन्शियस हैं तो ये स्मार्ट वॉच ट्राई कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ को लेकर आपको अच्छे खासे अपडेट देगा। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि अकबर के पिता और अकबर के दादाजी यानी कि हुमायूं और बाबर दोनों का इतिहास में अलग अलग महत्व है। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया था लेकिन बहुत ही कम समय में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुमायूं बादशाह बनते हैं लेकिन उनकी किस्मत भी खराब रही थी। इसी दौर में हुमायूं से टक्कर लेने के लिए बिहार में एक सूरी शासक उभरा जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की वजह से हुमायूं ताउम्र इधर उधर भटकता रहा। कन्नौज और चौसा की लड़ाई की वजह से दिल्ली की जो गद्दी हुमायूं के पास थी वो छिन गई। 1540 में भागा हुमायूं 1555 में शेर शाह की मृत्यु के बाद ही सूरवंश को हराकर आगरा और दिल्ली पर दोबारा कब्जा जमा पाया था। यानी कि बाबर और हुमायूं के दौर में मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत नहीं हुई थी। शायद हुमायूं आगे कुछ करते भी लेकिन उससे पहले ही जनवरी 1556 में लाइब्रेरी से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त अकबर की उम्र थी सिर्फ 14 साल और इन छोटे से कंधों पर मुगल राजवंश की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अब 1555 की लड़ाई में सूर हारे जरूर थे लेकिन उनका खात्मा नहीं हुआ था। आदिल शाह सूरी बंगाल पर कब्जा करके बैठा हुआ था लेकिन उसके इस कब्जे के पीछे सारी की सारी मेहनत हो रही थी हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू की। हेमू कब पैदा हुए और उनका बचपन कैसा था, इतिहासकारों में इस बात को लेकर एक राय नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि हेमू राजस्थान के अलवर में पैदा हुए थे। साल 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद जब इस्लाम शाह शासक बना तो उसकी फौज में हेमू का कद बहुत ऊंचा हो गया। जल्दी ही वो सूर शासकों का सबसे वफादार सेनापति बन गया। इसी हेमू ने आदिल शाह सूरी को अपनी काबिलियत के दम पर बंगाल की सत्ता दिलाई थी। इधर साल 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमू को लगा कि एक अच्छा मौका है अपनी सत्ता वापस से हथियाने का। इसकी एक वजह भी थी, अकबर अभी बहुत ज्यादा छोटा था और उसकी कच्ची उम्र में उसे सत्ता को हथियाना बहुत आसान था। यही सोचकर हेमू ने प्लान बनाया दिल्ली को दोबारा हासिल करने का। उसने बंगाल से निकलकर दिल्ली के रास्ते आने वाली जगहों को एक एक करके जीतना शुरू कर दिया। बयाना, इटावा, संभल और कालपी से उसने मुगल फौजों को भगा दिया। दिल्ली तक पहुंचने के लिए हेमू ने कुल 22 जंगें लड़ी लेकिन किसी भी जंग में मुगल फौज से उसको हार नहीं मिली, यानी वो हर जंग जीता। दिल्ली तक पहुंचने के लिए उसे आगरा होकर जाना था। आगरा तब बहुत बड़ा था, पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। यहाँ मुगल ताकतवर भी थे, शायद वो लड़ते तो हेमू को हरा भी देते। लेकिन हेमू के आतंक की खबर सुनकर आगरा का गवर्नर भाग गया। बिना बहुत झंझट के हेमू का आगरा पर कब्जा हो गया। अब दिल्ली की बारी थी। दिल्ली का गवर्नर इस समय तरदी बेग खान हुआ करता था। हेमू के इस खतरे को देखते हुए उसने बैरम खान से मदद मांगी। बैरम खान तब अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। हुमायूं के बहुत खास बैरम खान अकबर की देखभाल करते हुए मुगलों के सारे फैसले लेते थे। अकबर भी उन्हें खान चाचा प्यार से कहकर बुलाते थे। बैरम खान को जब तरदी बेग खान की मदद की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने लाहौर में सिकंदर शाह सूरी के खतरे को देखते हुए एक्स्ट्रा टुकड़ियां भेजने से मना कर दिया।
लेकिन बैरम खान का यह फैसला उल्टा पड़ गया। उन्हें यह फैसला काफी महंगा पड़ा। 7 अक्टूबर 1556 के दिन तुगलकाबाद में हेमू और तर्दी बेग खान का आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में मुगलों की हार हुई और दिल्ली और आगरे पर हेमू का कब्जा हो गया। हेमू ने खुद को भारत का शासक घोषित कर खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी और हेमू का नाम हो गया हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस वक्त अकबर जालंधर में था। बैरम खान उसकी जगह पर मुगल सेना की बागडोर संभाल रहे थे। दिल्ली पर कब्जे की खबर मिली तो बैरम खान ने अली कुली खान को 10,000 रिसाला फौज के साथ आगरे की तरफ भेजा। रिसाला मतलब घुड़सवार फौज। तो 10,000 घुड़सवार लेकर अली कुली खान दिल्ली की ओर बढ़े। रास्ते में उनके हाथ एक बेहतरीन मौका लगा। असल में हुआ ये कि जब वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तब एक अफगान फौज की टुकड़ी उनके सामने आ गई। ये फौज पानीपत में डेरा डालने के लिए हथियार लेकर आगे बढ़ रही थी। अली कुली खान की फौज ने जल्दी ही इस टुकड़ी को खत्म कर दिया और आगे बढ़ गए। अब दोस्तों, ये अकबर की किस्मत कहें अच्छी थी या फिर हेमू का दुर्भाग्य था, लेकिन इस लड़ाई ने हेमू को बड़ा धक्का दिया था। उसके पास हथियारों की थोड़ी कमी हो गई, लेकिन इसके बाद भी हेमू की फौज मुगल फौज से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसकी सेना में अभी भी 500 हाथी थे, जो भारत में लड़ाई का बहुत बड़ा हथियार माने जाते थे। एक हाथी अपने आप में 10 सैनिक होते थे। बड़े बड़े हाथियों को देखकर न सिर्फ दुश्मन के अंदर खौफ पैदा होता था, बल्कि हाथी खुद कई सैनिकों को पैरों तले रौंद देते थे। इसलिए हेमू को अपनी इस हाथियों वाली सेना पर भरोसा था। इसके बाद 5 नवंबर 1556 के दिन दोनों सेनाओं का फिर से आमना सामना होता है पानीपत के मैदान पर। दोस्तों, पानीपत पड़ता है दिल्ली और पंजाब के बीच में। भारत के इतिहास की 3 सबसे इंपॉर्टेंट जंग यहां यानी पानीपत में लड़ी गई। वजह भी साफ थी। पानीपत नॉर्थ वेस्ट से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने के लिए सबसे अच्छी जगह होती थी। यहाँ बड़े बड़े सपाट मैदानों पर अच्छे से जंग लड़ी जा सकती थी। ये इलाका अच्छा खासा उपजाऊ इलाका था। यहाँ पर जो सेना कब्जा कर लेती थी वो आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर सकती थी, क्योंकि पानीपत में बैठी सेना को न सिर्फ इन उपजाऊ मैदानों से रसद मिलती थी, बल्कि आसपास के इलाकों से कुछ सैनिक भी मिल जाते थे। इसीलिए इसी मैदान पर 1526 में हुई लड़ाई से इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया था। फिर इसी लड़ाई को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ साल 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली से मराठे भिड़े थे तो उसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा गया था। लेकिन इन दोनों लड़ाइयों के बीच में जो लड़ाई बस एक पैराग्राफ में निपट जाती है, वो है अकबर और हेमू के बीच की लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई। और इस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। और इस लड़ाई की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी बाकी दोनों थी। तो 5 नवंबर 1556 के दिन दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और इस जंग को जीतने के लिए अकबर ने वही काम किया जो उसके दादाजी यानी बाबर ने किया था। बाबर ने फेमस तुलुगमा पद्धति को अपनाया, जिसे अकबर ने भी यूज किया। इसके तहत सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया, लेफ्ट, राइट और सेंटर डिवीजन। लेफ्ट और राइट विंग को भी फॉरवर्ड और रियर डिवीजन में बांटा गया, यानी आगे और पीछे 2 हिस्से। सेंटर डिवीजन में आगे की जो लाइन थी उसमें बैलगाड़ियां खड़ी की गई, जिन्हें मजबूत रस्सी से आपस में बांधा जाता ताकि हमला होने पर वो भागे नहीं। बीच में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी जाती कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सके, यानी इस तरह से। इस पंक्ति के पीछे तोपखाना लगाया जाता जो बैलगाड़ियों से सेफ रहता था। बाएं और दाएं फ्लैंक में बहुत ही एक्सपर्ट तीरंदाज सैनिक तैनात रहते थे। जंग की शुरुआत होने पर एक टुकड़ी निकलती और हमला कर वापस रक्षा पंक्ति में जुड़ जाती थी। इस दौरान लगातार तोप के गोले और तीर दागे जाते ताकि दुश्मन को संभलने का कोई मौका ना मिले। यही पद्धति इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने अपनाई थी और उसे जीत भी हासिल हुई थी। जब दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा हो तब तुलुगमा पद्धति बहुत कारगर होती है, क्योंकि आप अपने सैनिकों को बहुत सोच समझकर मैदान में उतारते हैं। यहाँ इस जंग में मुगल सेना के सेंटर डिवीजन को मोहम्मद कासिम संभाल रहा था। लेफ्ट विंग को इस्किंदर खान और राइट विंग को अब्दुल्ला खान लीड कर रहा था। सबसे आगे की ओर एक खाई भी खोद रखी गई थी ताकि हाथी उस जगह को पार न कर सके। इस जगह से 8 मील दूर अकबर और बैरम खान 8000 सैनिकों के साथ रुके हुए थे। यह एक रिजर्व फोर्स थी ताकि अगर जरूरत पड़े तो अचानक से अटैक किया जा सके वहां से। अब अगर देखा जाए तो हेमू की फौज को तो उनकी सेना का फॉर्मेशन तुलुगमा से बिल्कुल अलग था। सबसे आगे 500 हाथी थे। हेमू जिस हाथी पर सवार थे उसका नाम था हवाई। हेमू के हाथियों की सेना का काम था मुगल सेना के मजबूत फ्रंट को ताकत के बल पर तोड़ देना। हाथियों के पीछे 30,000 अफगान घुड़सवार तैनात थे। प्लान था कि एक बार मुगलों का मजबूत फ्रंट टूट गया तो घुड़सवार तेजी से हमला कर सकते थे। सबसे पीछे पैदल सेना होती थी जिसका काम था घुड़सवारों के मूवमेंट को कंसोलिडेट करना।
फिर जब जंग का बिगुल बजा तो हेमू ने हाथियों को सामने की बजाय दाएं और बाएं फ्लैंक की तरफ दौड़ाया। अब मुगल सेना का सेंटर डिवीजन खाली पड़ चुका था। उधर मुगल तीरंदाजों ने पीछे हटने की बजाय सेंटर की तरफ मूव किया और हाथियों के पैरों पर निशाना लगाया। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन के आगे खुदाई की गई थी। हाथियों के लिए इसे पार करना मुश्किल पड़ रहा था। इसी बीच तोप के गोलों की लगातार बरसात भी हो रही थी। हेमू को हाथियों के साथ पीछे हटना पड़ गया। हेमू की सेना को पीछे हटता देख मुगल घुड़सवार सेना ने हमला कर दिया। बस कुछ ही देर में पूरा मैदान लाशों के ढेर से पट गया। हर जगह बस धूल ही धूल थी और जंग में पिछड़ गया था हेमू। लेकिन फिर उन्होंने पूरा जोर लगाया और हेमू के हाथियों ने पूरी ताकत से फॉरवर्ड मार्च किया। इस बार हाथियों का हमला सेंटर डिवीजन पर हुआ। इस हमले ने मुगल सेना को तोड़ कर रख दिया। पूरी सेना में अफरा तफरी का माहौल था। बैरम खान के बाएं और दाएं फ्लैंक पहले ही टूट चुके थे। हेमू को अपनी जीत साफ दिख रही थी, लेकिन किस्मत उस दिन भी हेमू की ही खराब थी। पता नहीं कहां से एक तीर उड़ता हुआ आया और हेमू की आंख में धंस गया। इस तीर ने जंग का नक्शा बदल दिया। हेमू बेहोश हो गए। हाथी के हौदे पर वो निढाल पड़े रहे। जब सेना ने देखा कि उनका कमांडर हाथी पर नहीं है तो सेना में भगदड़ मच गई। इस एक तीर की वजह से हेमू जीती हुई बाजी को हार गया। तीर लगने से हेमू लगभग अधमरा हो चुका था। उसे इसी हालत में अकबर के सामने ले जाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो खुद अपने हाथों से हेमू को मौत दे। ऐसा इसलिए ताकि अकबर खुद को एक बादशाह के रूप में साबित कर सके। लेकिन अकबर ने बैरम खान से कहा, ये अधमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम बात कैसे कर सकते हैं? अगर ये होश में होता, इसके शरीर में हरकत होती तो मैं इसे अपने हाथों से सजा देता, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। इसके बाद बैरम खान ने अपने हाथों से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया और पानीपत की जंग का फैसला हो गया। दिल्ली पर एक बार फिर से मुगलों का कब्जा हो गया और लंबे टाइम तक दिल्ली मुगलों की ही रही। बैरम खान ने हुमायूं के सिर को दिल्ली ले जाकर पुराने किले के गेट पर लटका दिया। जिस जगह पर हेमू का सिर काटा गया था, आज वहां हेमू समाधि स्थल बना हुआ है। इसके कुछ साल बाद आदिल शाह की मृत्यु हो गई और सूर वंश का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अकबर की पहली और पानीपत की दूसरी जंग की, जिसे जीतने के बाद फाइनली मुगलों ने लंबे समय तक दिल्ली और हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर राज किया। अगर उस दिन हेमू को तीर नहीं लगता तो शायद आज इतिहास को किसी और तरह से पढ़ा जाता। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर हेमू को तीर नहीं लगा होता तो हमारे देश का इतिहास क्या हो सकता था। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइंड। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.